हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 6 दिसंबर और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं एक नई स्टॉक की स्टडी के साथ। देखिए, आज की स्टॉक स्टडी में आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूं वो है आरबीएल बैंक लिमिटेड के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल में अगर बात करूं, आरबीएल बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी हमें खरीदारी देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें डेली अगर रोजमर्रा के हिसाब से, तो हम कभी कभार उस खरीदारी को देखने से चूक जाते हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, जो कि हमें कंपनी के ऊपर विश्वास पैदा करती है, जो कि कंपनी के अंदर हमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो खरीदारी आखिर कहाँ हुई थी और किसने वो खरीदारी करी थी, जिससे कि एक हमारे अंदर भी भरोसा पैदा हो कि हम इस स्टॉक के अंदर निवेश करें या ना करें। या आज की स्टॉक स्टडी के अंदर आपको ये क्लियर होता हुआ दिखाई देगा कि ये स्टॉक हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी आखिर करती क्या है। तो कंपनी जैसे कि आरबीएल बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो देखिए अबाउट अस के अंदर इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बैंक के बारे में, इनका कामकाज देखने को मिलेगा, इनकी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, इनका फाइनेंशियल जो है सेटअप कैसा है वो आपको देखने को मिलेगा, इनके एटीएम कितने हैं, इनकी ब्रांचेस कितनी है, इनका बिजनेस नेटवर्क कैसा है, इनके कस्टमर कितने हैं। तो ये सब बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और अगर हम बात करें इनके सीईओ के बारे में, तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं जो मिस्टर विश्ववीर आहूजा जी, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पर 2000 अगर मैं बात करूँ आरबीएल बैंक में 2010 जुलाई से यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें इनके एक्सपीरियंस की, तो करीब 36 सालों का इनका जो एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, प्राइवेट बैंक अगर बात करूं तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक की स्टॉक स्टडी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, आरबीएल बैंक अगर मैं बात करूं 4 दिसंबर को, जो कि इसकी क्लोजिंग होती है 237 रुपये 50 पैसे के ऊपर एनएससी के ऊपर। और अब अगर हम बात कर लें बीएससी के ऊपर, तो 237 रुपये 15 पैसे के ऊपर यहाँ पे बीएससी के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है। करीब 5.30 रुपए की इसके अंदर बढ़त, 2.29% की हमें तेजी दिखाई दे रही है। और एनएससी पे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस हमें चेंज दिखाई दे रहा है, 237 रुपये 20 पैसे के ऊपर 5.4 रुपए की इसके अंदर बढ़त और 2.33% की हमें तेजी दिखाई दे रही है। तो प्राइस 2-4 पैसे का हमें इधर उधर देखने को मिलता है कई सारी वेबसाइट्स के माध्यम से। ये हमें प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली ये बराबर ही रहता है। तो हमने प्राइस यहाँ पे जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके फंडामेंटल्स को जान लेते हैं। फंडामेंटल्स की अगर बात करूँ तो आरबीएल बैंक लिमिटेड का यहाँ पे अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे, करीब 1.31 का यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। हिस्टोरिकल एवरेज अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, करीब 2.71 का है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री के एवरेज की, करीब 1.66 का हमें दिखाई दे रहा है एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू। और एक्सिस बैंक की अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 1.89 की हमें देखने को मिल रही है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे तो हमें 0.72 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे यहाँ पे निष्कर्ष हमें ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आरबीएल बैंक हमें एक अच्छे जो है प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर हमें यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम सीधे सीधे बढ़ते हैं अपनी स्टॉक स्टडी को आगे की ओर। और स्टॉक के डीएनए की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे स्टॉक के अगर रिटर्न की बात करें एक साल की, तो करीब हमें 36.36% की इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो करीब 10.35% की हमें तेजी देखने को मिलती है। और बीएससी 500 की हमें अगर बात करें एक साल के अंदर, तो 12.36% हमें यहाँ पे तेज दिखाई देता है। लेकिन आरबीएल बैंक हमें करीब 36.36% डाउन दिखाई देता है। तो इसी बात को आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि आखिर इसके अंदर अब क्या स्थिति बन रही है और आगे की ओर इसका एक क्या रुझान हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो जैसे कि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 13,987 करोड़, मिड कैप स्टॉक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.31 की हमें देखने को मिलेगी। और डिविडेंड के मामले में भी ये थोड़ा बहुत ठीक है, 0.55% का हमें डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं और इसके कंपैरिजन इसका कर लेते हैं बीएससी 500 से, सेंसेक्स से। तो 5 साल का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर आप देखेंगे ऑरेंज कलर वाली लाइन जो कि आरबीएल बैंक को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों से हमें जो है बीएससी 500 और सेंसेक्स से नीचे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है।
और अगर हम बात करें तो ये जो है ट्रेंड लाइन हमें अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, एक बार फिर से दिखाई दे रही है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। और अगर आप पहले देखेंगे तो ये हमें लगातार ऊपर ही बढ़ती हुई दिखाई देती, इस करेक्शन के बाद हमें एक बार फिर से नीचे होती हुई दिखाई दी और फिर एक बार ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं जरा क्वार्टरली रिजल्ट की। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा जून 2020, सितंबर 2020 का क्वार्टर और सितंबर 2019 के क्वार्टर के यहाँ पर विस्तार से यहाँ पे जो है हमें इसके नतीजे देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे जून 2020 का सितंबर 2020 से, क्योंकि ये सितंबर 2020 और जून 2020 जो कि ये एक क्रूशियल क्वार्टर रिजल्ट है इसके, क्योंकि कोरोना वायरस के दौर में बैंकिंग का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये जानना बेहद जरूरी है और इसके कंपैरिजन के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करें कि बैंक आखिर कर कैसा रहा है। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सितंबर 2020 में 2077.26 करोड़ का इन्होंने अर्न किया है। जून 2020 में 2234.99 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया था, जो कि करीब 7.06% डाउन है जून के क्वार्टर से अगर हम इसको कंपेरिजन करते हैं। अगर हम नेट एनपीएस की बात करते हैं तो हमें जून 2020 में 1.65% के थे और सितंबर 2020 के अंदर 3 महीने के बाद 1.38 के हो गए हैं, तो इसके अंदर भी हमें 0.27% के में गिरावट देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी बात है। ग्रॉस एनपीएस की अगर मैं बात करूं 3.545% के में देखने को मिल रहा है, सितंबर 2020 में 3.34 के देखने को मिले, जिसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली 0.11% के, तो ये भी बहुत अच्छी बात है बैंक के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। देखिए जून 2020 के अंदर नेट प्रॉफिट था बैंक का 141.22 करोड़ का और सितंबर 2020 के अंदर करीब 144.16 करोड़ का, इसके अंदर करीब हमें 2.06% की उछाल देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर उछाल बैंक की हमें स्थिति को दर्शा देती है कि बैंक कैसा परफॉर्म कर रही है। तो बैंक के अंदर हमें एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हमें इस क्वार्टरली नतीजे से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा शेयर होल्डिंग इसका पैटर्न समझ लेते हैं कि इसकी किसकी हिस्सेदारी इस बैंक के अंदर है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पाते हैं, प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। ये बैंक की बहुत अच्छी बात है, इस बात को आपको समझना चाहिए। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें 22 स्कीमों ने पैसा लगा रखा है, करीब 11.32% की हिस्सेदारी रखते हैं। एफआईएस की करीब 151 एफआईएस ने इसके ऊपर पैसा लगा रखा है, करीब 34.42% की हिस्सेदारी रखते हैं। प्रेस प्रमोटर होल्ड अगर हम बात करें हाईएस्ट होल्डिंग नन है इसके अंदर, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर मैपेल LIBV जो कि इसके अंदर 9.44% की हिस्सेदारी रखते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करीब 19.93% की हिस्सेदारी है। और आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे ऊपर देखिए हमारा एक शेयर होल्डिंग पैटर्न लगा हुआ है, नीचे शेयर होल्डिंग कंपैरिजन। और अब आप कहेंगे कि आपने जो है इसके अंदर एक खरीदारी की बात करी हुई है, तो खरीदारी आखिर हुई कहाँ पे। देखिए मैं अपने पॉइंट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पे दिखाने के लिए मिला है और इस खरीदारी से वाकई में आपका जो एक आत्मविश्वास है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये खरीदारी किसी और ने नहीं हमारे जो है FIIs ने करी है। देखिए FIIs की अगर बात करूं तो FIIs ने इसके अंदर 6.62% की हिस्सेदारी नवंबर 2020 के क्वार्टर में बढ़ाई है, जो यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। प्रमोटर्स की अगर आप यहाँ पे देखेंगे होल्डिंग, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन FIIs जो कि 34.42% की हिस्सेदारी यहाँ पे नवंबर क्वार्टर के अंदर में दिखाई दे रही है। और ये अगर हम बात करें सितंबर 2020 के क्वार्टर में तो इनकी हिस्सेदारी थी 27.80% की। और अगर हम बात करें तो इन्होंने करीब 6.62% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो विदेशी निवेशकों का एक जो है इसके अंदर धमाकेदार खरीदारी यहाँ पे दिखाना, तो ये इसके अंदर एक अच्छा संकेत हमें मिलता है दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड ने अगर बात करें तो उन्होंने माल यहाँ पे बेचा है करीब 0.89% की और नवंबर के क्वार्टर में इनकी हिस्सेदारी रह गई है करीब 11.32% की। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें 6.29% की हिस्सेदारी के साथ इसके अंदर इन्होंने बढ़ोतरी करी है और 3.52% की हिस्सेदारी सितंबर के क्वार्टर में, और इन्होंने जो चेंजेस आए हैं 2.77% के। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा माल बेचा है, 42.58% की हिस्सेदारी बची है सितंबर के क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें। और अदर DIs भी इसके अंदर माल बेचते हुए नजर आए हैं, तो 5.39% की हिस्सेदारी नवंबर 2020 के क्वार्टर में रह गई है। तो अब आपको इस बात को समझने में जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी रही होगी कि अगर हम FIIs हमारे जो हैं इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं खरीद सकते इस बैंक के अंदर। देखिए सभी यहाँ पे मुस्लिम इन्वेस्टर जो इसके अंदर माल बेचते हुए नजर आए, लेकिन सितंबर से नवंबर के बीच में हमें FIIs जो है खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और 6.62% की हिस्सेदारी इन्होंने इंक्रीज कर ली है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी
खबर है। अब मैं चार्ट के सामने भी इसको प्रेजेंट करने की आपकी कोशिश करूंगा। देखिए कि डेली चार्ट के ऊपर तो आपको ये काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसने अपने जो है 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, 50, 100, 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है वीकली चार्ट जो है। वीकली देखिए चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे। ये यहाँ पर जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। बहुत दिनों से देखिएगा आपकी इसने जो है 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, और 9 दिनों के और 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि रेड कलर की लाइन और हरे कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा था। ये कंसोलिडेट होता हुआ हमें दिखाई दिया, जो कि नवंबर का महीना है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और नवंबर के महीने में जो इसके अंदर खरीदारी हुई, आपको जो लाइन ऊपर की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, नवंबर के मंथ में होती है खरीदारी दिखाई दे रही है। और इसको मैं आगे भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कि हमारे लिए एक अच्छे संकेत हैं, जो इसने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया। और इसका अगला टारगेट जो हो सकता है वो है 200 दिनों का, या सबसे पहले 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 300 रुपये 50 पैसे के ऊपर, जो कि आपको पर्पल कलर की लाइन दिखाई दे रही है। और उसके बाद 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 401 रुपये 70 पैसे। अगर हम बात कर लें जरा इसकी मंथली चार्ट के ऊपर, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी इसने अगर बात करें 9 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 212 रुपये 83 पैसे को ब्रेक कर लिया। और इसका अगला टारगेट जो 282 रुपये 84 पैसे के ऊपर 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। अब हम बात कर लेते हैं जरा एनएसई की वेबसाइट के ऊपर इसकी व्यापार की, इसके अंदर कैसी गतिविधियां चल रही हैं। तो क्वांटिटी ट्रेड अगर हम बात करें 4 दिसंबर को 2,31,90,815 शेयर की, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए 48,99,956 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी करीब 21.13% की देखने को मिल रही है, जो इसके अंदर एक अच्छा संकेत है। और एक अगर हम बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड के हिसाब से, तो एक डिलीवरी भी हमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम बात को इस चार्ट के माध्यम से अपनी बात को मैं जो है कंफर्म करूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिंबल आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, देखिए सीरीज डेट प्रीवियस क्लोजिंग। तो यहाँ पे अगर हम नवंबर के महीने की बात करें, नवंबर देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जाइए, 2 नवंबर 2020 को 174 रुपये 35 पैसे के ऊपर इसकी प्रीवियस क्लोजिंग में दिखाई दे रही है। हम सीधे क्लोजिंग प्राइस पे आते हैं 179 रुपये 70 पैसे के ऊपर, जो कि 2 नवंबर का प्राइस है। और यहाँ पर 19.61% की हमें यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दे रही है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ से अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ से हमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी और ट्रेडर्स, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स के माध्यम से आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर एक बड़ी मात्रा में माल उठाया गया, जो कि हमें यहाँ पे 3 नवंबर को दिखाई दे रहा है, जो कि हमें यहाँ पे 6 नवंबर को दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ ट्रेड्स देखिएगा आप 10 नवंबर को देखिएगा, और अगर आप देखें 11 नवंबर को देखिएगा, अगर हम बात करें 17 नवंबर को, 18 नवंबर को, 19 नवंबर को, और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 24 नवंबर को देखिए आप, 25 नवंबर को देखिए, और अगर हम बात करें उसके बाद दिसंबर में भी एक हमें अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए इस चार्ट को मैंने लगाया था। यहाँ पे खरीदारी के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पे किसने खरीदारी करी, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि FIS ने एक भारी मात्रा में यहाँ पे इस प्राइवेट बैंक के अंदर खरीदारी करी। तो जब FIS हमारे इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये बेहतर क्यों नहीं हो सकता है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।